नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है आप। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही क्रिटिकल खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल की पॉलिटिक्स को लेकर और खास तौर पे नेपाल के प्रधानमंत्री को लेकर। जहां दोस्तों जिस तरह से प्रधानमंत्री दिन प्रतिदिन पढ़ते हुए या फिर हम कहें कि फंसते हुए चलते चले जा रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि कहीं न कहीं नेपाल की सरकार या फिर नेपाल की सरकार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या 5,000 लोगों के कत्ली जो यहाँ पे पीएम हैं उनको पीएम बनाना जरूरी था। अब आप सोच रहे होंगे 5,000 के कत्ली कैसे, वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले भी कई बार या फिर ऐसे कहें कि मात्र 3 या 4 महीने के अंदर अंदर 2 बार सरकार गिरने की उम्मीदें बनी हैं और ये कोई या ऐसे कहें कि छोटी बात नहीं है किसी देश के लिए। दूसरी ओर अब यहाँ पे एक और बड़ा मुद्दा छुड़ रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आदेश दिया है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो नेपाली पीएम प्रचंड है उनकी पेशी होगी और उन्होंने खुद ने 5,000 लोगों की मौत की जिम्मेदारी ली है। अब ये मामला क्या है उससे पहले मैं बता दूं कि कब से है और किस तरह से ये छिड़ा था। मैं आपको बता दूं कि विद्रोह जो है वो 13 फरवरी 1996 में शुरू हुआ था और 21 नवंबर 2006 को सरकार के साथ व्यापक शांति समझौता होने के बाद आधिकारिक तौर पर ये विद्रोह है वो खत्म हो गया। और इस विद्रोह के दौरान हजारों लोग मारे गए, हजारों नेपाली लोग मारे गए, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। उस वक्त माओवादी नेपाल की सत्ता पर यहाँ पे काबिज होना चाहते थे और उनकी कमांड प्रचंड के ही हाथ में थी। प्रचंड के आदेश पर ही हमले किए गए थे और हजारों लोगों की मौत भी हो गई थी। एक बहुत बड़ा नरसंहार कहें तो गलत नहीं होगा। और ऐसे यहाँ पे व्यक्ति को दोबारा से मौका देना, वो पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले गलती हमारी है और दूसरी गलती चाहे किसी की हो वो तो खुद के यहाँ पे लिए सब कुछ करते हैं। एक व्यक्ति खुद के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसने कुछ भी गलत किया हो कुछ भी सही किया हो, लेकिन उसके ऊपर सोचना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री प्रचंड को कोर्ट में हाजिर होने के लिए वारंट जारी कर दिया है। उन्होंने हाल ही में 5,000 लोगों की मौत की जिम्मेदारी ली है, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के खिलाफ सामूहिक नरसंहार यानी कि मास मर्डर का मुकदमा दर्ज है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माओवादी पीड़ित पक्ष की तरफ से कुछ वकीलों ने पीएम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले को लेकर पेशी कर या फिर हम कहें कि पेशी होने के लिए तय किया है। और दरअसल 3 साल पहले 15 जनवरी 2020 को काठमांडू में एक सार्वजनिक नरसंहार आयोजन कार्यक्रम किया गया था और इसी के अंदर जिसमें पुष्प कमल दहल प्रचंड ने माओवादी की तरफ से चलाए गए सशस्त्र विद्रोह के दौरान मारे गए 17,000 नेपालियों में से 5,000 नागरिकों की हत्या की जिम्मेदारी की बात कही है और उन्होंने इसको अपने ऊपर लेकर एक्सेप्ट भी किया है। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ 5,000 हत्याओं की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, हालांकि उन पर यहाँ पे 17,000 लोगों की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे चाहे 5,000 हो, लेकिन 1000 की संख्या में दोस्तों इंसान एक भी अगर मारा जाए तो वो गलत होता है और यहाँ पर तो हजारों की संख्या में है। अब चाहे वो 5,000 हो या फिर चाहे वो 10,000 हो या फिर चाहे वो 17,000 ही क्यों ना हो, यानी कि एक बहुत बड़ा क्राइम हम कह सकते हैं इस चीज को। और हम कह सकते हैं कि इस तरह के इंसान को क्या लाना जरूरी था, इस तरह के फैसले लेने वाले इंसान को, इस तरह के हम कहें कि उग्र इंसान को क्या यहाँ पे सत्ता में लाना जरूरी था। क्या लोगों को पहले पता नहीं था, ये भी सवाल उठता है। अचानक से ये मुद्दा कहां से आया, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे रिपोर्टिंग, जिस प्रकार से डाटा हमने कलेक्ट किया है उससे स्पष्ट पता चलता है कि इतना बड़ा नरसंहार इसी तरह से तो नहीं चल सकता कि जिससे कि लोगों को पता ही ना चले। 1-2 लोग की बात अलग होती है, अगर 1-2 लोग होते इसमें मारे जाने वाले तो हो सकता है कितना बड़ा आदमी हो सकता है कहीं न कहीं कि वो इस चीज को नीचे दबा दे, लेकिन इतना बड़ा कांड तो नहीं दब सकता। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि लोगों को पता था, उसके बावजूद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर दोबारा से सत्ता में आने का क्या रीजन रहा होगा। दोस्तों ये सारी बातें तो आप खुद ही बता सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि एक्चुअली क्या रीजन था इस चीज का। तो अगर
आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आपको कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।